इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की, विच इज बीम। स्टील स्ट्रक्चर में भी बीम का वाइडली यूज किया जाता है और जब कोई भी किसी स्टील स्ट्रक्चर में हम लोग को लगता है कि हम लोग के स्ट्रक्चर के ऊपर फ्लेक्चर काम करने वाला है, तो वहां पे हम लोग स्टील बीम का यूज करते हैं ताकि हम इस आने वाले फ्लेक्चर को बहुत ही कंफर्टेबल वे में आसानी से टैकल कर सकें। तो बेसिकली बीम आप भी जानते होंगे कि ये एक फ्लेक्चर मेंबर होता है जिसमें न्यूट्रल एक्सिस होती है। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंशन, ये सब आपने आरसीसी में पढ़ा होगा। सिमिलरली एक लॉन्गिट्यूडल सेक्शन स्टील स्ट्रक्चर में भी यूज किया जा सकता है जो कि फ्लेक्चर को कैरी करने का काम करता है। जनरली जब हम लोग स्टील स्ट्रक्चर में बीम का यूज करते हैं तो वो हमारे फ्लेंज सेक्शन होते हैं और फ्लेंज सेक्शन में जो सबसे फेमस सेक्शन होता है उसको हम लोग आई सेक्शन कहते हैं। अब एक आई सेक्शन नॉर्मली इस तरह का दिखता है जिसमें ऊपर की दोनों, ये ऊपर की प्लेट और ये नीचे की प्लेट फ्लेंज कहलाती है और ये जो बीच का हिस्सा है इसको हम लोग वेब कहते हैं। अब यहाँ पे अगर हम आपसे बात करें तो यहाँ पे ये तो नॉर्मल सेक्शन की बात होगी जब आपकी लोडिंग बहुत ज़्यादा नहीं है। जब लोडिंग ज़्यादा होती है तो लोड को सहने के लिए हम लोग को अपने स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना पड़ता है और इसके लिए हम लोग बेल्ट अप आई सेक्शन का भी यूज कर सकते हैं जिसमें एडिशनली हम फ्लैट प्लेट को इंक्लूड कर देते हैं। ये जो एडिशनल फ्लैट प्लेट होता है ये काफ़ी हद तक आपके स्ट्रेंथ को, मोमेंट को, इनर्शिया को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। ठीक, लोड अगर और भी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा लोड लग रहा है, तो वहां पर हम लोग बिल्ट अप सेक्शन का यूज कर सकते हैं जिसमें हमने टू सिमेट्रिकल आई सेक्शन का यूज किया है। तो कुछ इस तरह से लोडिंग के बिहाफ पे और लेंथ ऑफ द सेक्शन के बिहाफ पे हम लोग आई सेक्शन में अलग अलग तरीके का मॉडिफिकेशन करते जाते हैं और इस तरह से हम लोग को अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एक बहुत बढ़िया एग्जांपल बीम का होता है हैवी लोडिंग और लॉन्ग स्पैन के लिए प्लेट गर्डर का, जिसको हम लोग आने वाले लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो एक बीम जो होता है उस पर कंसंट्रेटेड और यूडियल दोनों तरह की लोडिंग आ सकती है और इन दोनों लोडिंग की वजह से उस स्ट्रक्चर पर अलग अलग तरह के प्रभाव पड़ सकते हैं, अलग अलग तरह के इफेक्ट पड़ सकते हैं। जिसमें से पहला है हमारा बेंडिंग। बेंडिंग पैदा होता है बेंडिंग स्ट्रेस की वजह से, जो जनरली हमारे यूडीएल की वजह से देखने को मिलता है या फिर कंसंट्रेट जो आपका लोड पड़ रहा है मिड स्पैन में या फिर किसी भी अपार्ट फ्रॉम दी मिड स्पैन किनारे पे भी पड़ता है तो उसका इफेक्ट हमको बेंडिंग की तरफ देखने को मिलता है। तो बेंडिंग स्ट्रेस की वजह से बेंडिंग प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसी तरह से लोड और रिएक्शन की वजह से हमको शेयर प्रॉब्लम देखने को मिलती है जिसमें हमारे कॉर्नर्स पे खास तौर पे स्लाइडिंग एक्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा जब लोडिंग लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में पड़ती है तो उसकी वजह से डिफ्लेक्शन भी पैदा होता है और डिफ्लेक्शन का एक रीजन बेंडिंग भी होता है, फ्लेक्चर भी होता है। और एक्सेसिव डिफ्लेक्शन जो होता है वो समय के साथ धीरे धीरे करके आपके स्ट्रक्चर को कमजोर करता जाता है और सर्विसिबिलिटी में वो स्ट्रक्चर किसी काम का नहीं रह जाता है लॉन्ग टर्म में। अब वो स्ट्रक्चर आपको वो फायदा नहीं देता है जिस पर्पज के लिए आपने उस स्ट्रक्चर को बनाया था। एंड लास्ट इफेक्ट जो होता है वो होता है वेब क्रिपलिंग एंड वेब बकलिंग। वेब क्रिपलिंग और वेब बकलिंग की बात करेंगे तो ये हैवी कंसंट्रेटेड लोड की वजह से देखने को मिलता है। क्रिपलिंग में वेब का एक छोटा सा हिस्सा क्रिपल कर जाता है यानी कि मुड़ जाता है, जबकि बकलिंग में हमारा एक काफी बड़ा हिस्सा ट्रांसवर्स डायरेक्शन में बकल कर जाता है। और इस टॉपिक को हम लोगों ने स्टील स्ट्रक्चर के ही इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में काफी डिटेल में पढ़ा भी था। ठीक है, तो ये हमारे आपको एक छोटा सा ओवरव्यू हुआ कि किसी बीम पर कंसंट्रेटेड और यूडियल दोनों तरह की लोडिंग आ सकती है और इन लोडिंग की वजह से हमारे स्ट्रक्चर पे अलग अलग तरह के प्रभाव भी पड़ सकते हैं। नाउ अगर मैं डिजाइन पैरामीटर्स की बात करूं तो जब हम स्टील बीम की डिजाइनिंग करते हैं तो वहां पर जो मैक्सिमम स्ट्रेस होता है उसको हम एफ मैक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और इस एफ मैक्स की वैल्यू एम अपॉन जेड के बराबर होती है। यहाँ पे m क्या है, m यहाँ पे अप्लाइड मोमेंट है और z हमारा यहाँ पे सेक्शन मॉडुलस है। सेक्शन मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है दैट इज I अपॉन वाई मैक्स, जहाँ पर वाई मैक्स न्यूट्रल एक्सिस से एक्सट्रीम फाइबर की दूरी होती है और I हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ट्रांसवर्स एक्सिस के अलाउंग। एफ मैक्स हमारा मैक्सिमम एक्चुअल स्ट्रेस होता है जो कि बीम में प्रोड्यूस हो रहा है और हर हाल में ये जो एक्चुअल स्ट्रेस है ये परमिसिबल कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेस से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर हम लोग रिटर्न की बात करेंगे तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म में चीजों को रिप्रेजेंट किया जाता है और सिंबॉलिक फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो जो परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है उसको हम लोग सिग्मा बीसी से रिप्रेजेंट करते हैं और जो परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस होता है उसको हम लोग सिग्मा बीटी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हर हाल में ये जो मैक्सिमम एक्चुअल स्ट्रेस पैदा हो रही है ये सिग्मा बीसी और सिग्मा बीटी से कम होनी चाहिए। मुद्दा आता है कि सिग्मा बीटी और सिग्मा बीसी की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, तो वो बराबर होती है आपके 0.66 एफ वाई के।
Fy की वैल्यू हमें पता है कि हम जितने भी स्टील के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ये सारे स्टील के स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो माइल्ड स्टील के बने होते हैं, चाहे प्लेट है, चाहे रोड सेक्शन है, कुछ भी है वो माइल्ड स्टील का बना होता है। और माइल्ड स्टील के लिए Fy की जो वैल्यू होती है वो 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। तो इनका अगर मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो मेरे को 165 न्यूटन पर mm स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है। यानी कि हर हाल में जो हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस है जो बीम में पैदा हो रहा है एक्चुअली वो 165 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम होना चाहिए। इन दैट केस हमारा स्ट्रक्चर सेफ कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं शियर इन बीम की। किसी भी बीम में शेयरिंग की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है और मैक्सिमम बीम में जो शेयर पैदा हो सकता है वो 0.45 Fy के बराबर होता है। यानी कि किसी भी हाल में अप्लाइड लोडिंग की वजह से 0.45 Fy से ज्यादा शेयर स्ट्रेस पैदा नहीं होना चाहिए। और इसकी अगर हम बात करें तो Fy की वैल्यू 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर के बराबर होती है और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 112 न्यूटन पर mm स्क्वायर के बराबर आता है। सिमिलरली अगर मैं एवरेज शियर स्ट्रेस की बात करूंगा तो एवरेज शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं जो कि V अपॉन डी टी डब्ल्यू के बराबर होता है, जहां पर V अप्लाइड शियर फोर्स है, D आपका डेप्थ ऑफ द बीम है और टी डब्ल्यू आपका थिकनेस ऑफ द वेब है। तो एक तरफ से हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं और इसको कंपेयर करते हैं कि क्या ये 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम आ रहा है। अगर आ रहा है तो ये काफी अच्छी बात है, हमारा स्ट्रक्चर सर्विसिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी बढ़िया वर्क करेगा। ठीक है, और शेयर की वजह से ये नॉमिनल केसेस में एक्चुअल केसेस में ये काफी ज्यादा सेफ भी रहेगा। और अगर हम डेटा वाइज बात करें तो इसकी वैल्यू 0.45 Fy के बराबर होती है जो कि सॉल्व करके 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम शेयर पे भी चेक कर सकते हैं। पिछले बार में हमने फ्लेक्चर में चेक किया था, इसमें हमने शेयर में चेक किया, अब बेरिंग में चेक करते हैं। बीम के अंदर पैदा होने वाला जो मैक्सिमम बेरिंग स्ट्रेस होता है वो 0.75 Fy के बराबर होता है। Fy की वैल्यू 250 होती है तो 0.75 इंटू 250 सॉल्व करने में 187.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बेरिंग की वजह से जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है अगर वो 187.5 से ज्यादा है तो ही करेगा। अगर किसी भी तरह से स्ट्रक्चर के अंदर पैदा होने वाला एक्चुअल बेरिंग स्ट्रेस जो है वो 187.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम आ रहा है तो हमारा स्ट्रक्चर बेरिंग में सेफ रहेगा। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ लिया कि स्टील बीम के अंदर फ्लेक्चर स्ट्रेस जो पैदा हो रहा है वो किससे कम होना चाहिए, शियर जो आ रहा है वो किससे कम होना चाहिए और बेरिंग जो पैदा हो रहा है वो कितनी वैल्यू से कम होना चाहिए। ये सारे जो वैल्यूज हैं ये स्टैटिकल्स हैं और ये हमेशा आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में कंटिन्यूअसली पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की बात करूं तो कंट्रोल करने के लिए डिफ्लेक्शन को हमने कुछ सेफ लिमिट बना दी और ये सेफ लिमिट L/325 होती है। यानी कि किसी भी हाल में हमारा जो बीम है उसमें डिफ्लेक्शन मिड स्पैन पे L/325 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर हम यहाँ पे इस तरह से बात करेंगे तो इस तरह से पर मीटर 55 mm से ज्यादा बीम की डेप्थ नहीं होनी चाहिए। लेकिन जहां पर आपके लोडिंग कम होती है, खासतौर पे मिड स्पैन में बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आपकी ठीक ठाक होती है लेकिन शेयरिंग की वैल्यू बहुत ही कम होती है, तो डिफ्लेक्शन के चांसेस को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये देख लेते हैं कि 55 से तो कम होना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ जगह पे कॉस्ट कटिंग के तौर पे हम लोग इसकी वैल्यू को 45 mm तक भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। यानी कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि डिफ्लेक्शन कंट्रोल करने के लिए डिफ्लेक्शन किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, हाँ किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये L/325 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इस आधार पर हमने ये डिसाइड किया कि अगर मैं चाहता हूं कि डिफ्लेक्शन की वजह से हमारा स्ट्रक्चर फेल ना हो तो किसी भी हाल में हमारे जो बीम है उसकी जो डेप्थ है वो 55 mm से कम ना हो। ठीक है, और कुछ जगह पर हम लोग कॉस्ट कटिंग करने के लिए इसकी वैल्यू को 45 mm तक भी लिमिट कर सकते हैं कि 45 mm से कम ना रखा जाए, इससे ज्यादा ही रखा जाए सेक्शन मोटा होगा तो वो आसानी से डिफ्लेक्शन को कैरी कर सकता है, झेल सकता है, लिमिट कर सकता है। अब आपको पता है कि मोमेंट को निकालने के लिए दो ही चीजें इंपॉर्टेंट होती है बीम में, एक होता है लाइव लोड, एक होता है डेड लोड। ठीक है, तो लाइव लोड तो क्वेश्चन में पता होता है, लेकिन अगर हम डेड लोड की बात करें तो अगर मेरे बीम की लंबाई 3 मीटर तक है तो जो डेड लोड होता है वो लाइव लोड का 1.5% होता है। अगर हमारी बीम की लंबाई 3 to 6 मीटर है तो जो हमारा डेड लोड होता है वो लाइव लोड का 2% होता है। और अगर हमारी बीम की लंबाई 6 मीटर से ज्यादा है तो हमारा जो डेड लोड होता है वो लाइव लोड के 2.5% के बराबर होता है। ये स्टैटिकल डेटा है, इसको आप याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव्स में ये सब जो चीजें हैं छोटी छोटी ये काफी ज्यादा हेल्प कर जाती है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग का जो लास्ट टॉपिक है वो है लैटरली अनसपोर्टेड बीम और लैटरली सपोर्टेड बीम। लैटरली अनसपोर्टेड बीम क्या होती है, ये प्री का स्लैब था और ये आपका फ्लेंज सेक्शन है। अगर कंप्रेशन फ्लेंज इस स्लैब के अंदर इंसर्ट नहीं किया गया है तो इन दैट केस लैटरल मूवमेंट की वजह से ये मूव कर सकता है
और जब मूव कर सकता है, रिस्ट्रेंट नहीं है, तो ऐसे बीम को हम लैटरली अनसपोर्टेड बीम या लैटरली अनस्ट्रेंट बीम कहते हैं। इस केस में आप याद रखिए हमेशा जो कंप्रेशन फ्लेंज होगा वो आपके कंक्रीट के स्लैब के बाहर होगा और उसको किसी ना किसी फिक्सिंग के थ्रू, फास्टनर के थ्रू उसको हम अटैच कर देते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने स्लैब के अंदर ही कंप्रेशन फ्लेंज को फिट कर दिया है, इन दैट केस आपका इस तरह से एडजस्टमेंट होने की वजह से, आपका लैटरल मूवमेंट की वजह से जो भी मूवमेंट होता है वो ब्लॉक हो जाता है और इस वजह से ऐसे बीम को हम लोग लैटरली सपोर्टेड बीम या लैटरली रीस्ट्रेंट बीम कहते हैं। बीम में इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतने डेटा को भी प्रॉपरली संभाल लेते हैं और कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पकड़ लेते हैं तो इतना आपके एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट है। आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको रेंटी गर्डर, प्लेट गर्डर, रूफ ट्रसेस, इनके बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली दे दूंगा, तो बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है। इस सेक्शन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कॉन्टिन्यूसली इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।